हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सीए फाउंडेशन वालों से। जी हाँ, सीए फाउंडेशन में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के यूनिट नंबर 3 स्टडी मटेरियल से उस पर हम लोगों ने अपने लास्ट वाले लेक्चर के अंदर बात कर लिया था। नाउ आज हम करने वाले हैं हमारा आखिरी चैप्टर, जो स्टडी मटेरियल से यूनिट 4 सेल्स ऑफ गुड्स का है, अनपेड सेलर। पिछली बार की तरह ही सारे एग्जांपल्स और जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर दे रखे हैं हम उन पर करने वाले हैं अपनी बात। चलिए जी, तो बात को स्टार्ट करते हैं। अनपेड सेलर के अंदर आप लोग सब जानते हो, कोई भी ऐसा पर्सन जिसे अमाउंट नहीं मिला, यानी पैसा नहीं मिला सेल का, वो पर्सन यहाँ पे कहलाएगा अनपेड सेलर। बेसिक सा डेफिनेशन है जो आप लोग सब जानते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात करूं तो एक्स सोल्ड सर्टेन गुड्स टू वाई फॉर 50,000, वाई पेड 40,000, बैलेंस पेमेंट उसने 10,000 का नहीं किया है, तो सेलर यहां पे कहलाएगा अनपेड सेलर। सेकेंड एग्जाम्पल कहता है पी सोल्ड सम गुड्स टू आर 60,000 और एक चेक रिसीव किया फुल प्राइस का, लेकिन वो जो चेक है वो प्रेजेंट करवाने पे हो गया है डिसऑनर्ड बाय द बैंक, तो यहां पे भी हमारा जो सेलर है वो कहलाएगा अनपेड सेलर। अब अनपेड सेलर को बहुत सारे राइट्स यहाँ पे दिए गए हैं और इन राइट्स के अंदर गुड्स के अगेंस्ट में है और कुछ हमारे बायर के अगेंस्ट में। तो गुड्स के अगेंस्ट में जो राइट है वहां पे हमारे पास में है वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स पास टू द बायर एंड वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज नॉट पास टू द बायर। ओके, यहाँ पे इन्होंने दो पॉइंट के अंदर इसको अलग अलग कर दिया, बच्चे लोगों ध्यान से समझिएगा। और उसके हिसाब से इन्होंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल सेट किए जिनको हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, बराबर। चलिए, तो यहाँ पे अच्छा इन्होंने वैसे लिख दिया है कि द राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स कैन बी कैटेगराइज्ड। दो कैटेगरी जरूर बनाया है कि जब ये गुड्स का ओनरशिप ऑलरेडी बायर को ट्रांसफर हो गया हो या अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ हो तो क्या क्या आप राइट यूज कर सकते हो। वैसे गुड्स के अगेंस्ट में राइट्स में यहाँ पे हमको दे रखा है राइट ऑफ लियन। देखें कोई एग्जाम्पल है क्या उसका? राइट ऑफ लियन का एक एग्जाम्पल यहाँ पे अपने को देके रखा है। ए सोल्ड सर्टेन गुड्स टू बी फॉर ए प्राइस 50,000 एंड अलाउड हिम टू पे द प्राइस विद इन 1 मंथ। एक महीने में क्रेडिट पीरियड पे दिया है। बी जो है इस टाइम पीरियड के अंदर इंसॉल्वेंट हो गया, तो बट ऑब्वियस है ए यहाँ पे राइट ऑफ लियन का यूज कर सकता है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ गए यहाँ पे और यहाँ पे एक और एग्जाम्पल इन्होंने दिया टर्मिनेशन के साथ में। ए सोल्ड अ कार टू बी 1 लाख एंड डिलीवर द सेम टू द रेलवे फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर, बराबर। और द रेलवे रिसिप्ट वॉज टेकन इन द नेम ऑफ बी, यानी आपने रेलवे रिसिप्ट को बायर के नाम से ले लिया और उसको भेज भी दिया, यानी कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जो है वो आपने बायर के नाम से तैयार कराया और बायर को दे भी दिए, यानी आपने राइट ऑफ डिस्पोजल जो है उसको रिजर्व नहीं रखा। तो यहाँ पे अभी वो राइट ऑफ लियन का यूज आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने गुड्स जो है वो सामने वाले को ओनरशिप हैंडओवर कर दिया, तो ये राइट यूज नहीं होगा, ये अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। फिर हमारा एक अगला राइट आ जाता है वहां पे कि ट्रांजिट में है तो आप स्टॉपेज एट ट्रांजिट यूज कर सकते हो। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। ए ऑफ मुंबई सोल्ड सर्टेन गुड्स टू बी ऑफ दिल्ली, ही डिलीवर्ड द गुड्स टू सी अ कॉमन कैरियर फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ दीज गुड्स टू बी, बराबर। बिफोर द गुड्स कुड रीच हिम, उसके पास पहुंचते उससे पहले पहले बायर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया और ए को जैसे ये पता लगता है वो अभी ट्रांजिट के अंदर गुड्स को रुकवा सकता है बाय गिविंग नोटिस इट टू सी। सी जो एक कॉमन करियर वाला है, ट्रांसपोर्ट वाला है, उसको इंफॉर्मेशन देकर के वो गुड्स को ट्रांजिट में रुकवा सकता है। ठीक है, फिर 251, 52 वाले हमारे सेक्शंस हो गए, इसका एनालिसिस हो गया। एग्जांपल नंबर 6 कहता है बी एट दिल्ली ऑर्डर गुड्स ऑफ ए एट मुंबई। ठीक है, ए कंसाइन एंड फॉरवर्ड द गुड्स टू बी, गुड्स भेज दिए गए। ऑन अराइवल एट दिल्ली दे आर टेकन बीज वेयर हाउस, बी के वेयर हाउस पे ले जाए गए और वहां छोड़ दिए गए, लेकिन बी ने उनको लेने से मना कर दिया और पेमेंट भी रोक दिया। ठीक है, तो अब अगर गुड्स बायर के पास जा रहे हैं और बायर उनका डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो गुड्स ट्रांजिट में ही माने जाएंगे एंड गुड्स आर इन ट्रांजिट और अनपेड सेलर उनको टेक देम बैक, उनको वापस लेकर के आ सकता है। ये हमको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा, बराबर। सिंपल सा पॉइंट हो गया। चलिए, यहां से हम आगे बढ़े। स्टॉपेज एट ट्रांजिट के ऊपर बात कर लिया, दोनों में डिफरेंसेस के ऊपर हम लोगों ने बात कर लिया, सब कुछ यहाँ पे आपको दे रखा है। मैं इस क्लास में ये जो हमारा लेक्चर जा रहा है वो स्पेसिफिकली जा रहा है इन चैप्टर्स में जो भी यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे के रखे हैं और जो भी आपको एक्सरसाइजेस दे रखे हैं, जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन सब पर हम लोग इन लेक्चर्स के अंदर बात इस वक्त में कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एग्जाम्पल 7 कहता है ए सोल्ड सर्टेन गुड्स टू बी ऑफ मुंबई एंड द गुड्स आर हैंडेड ओवर टू रेलवे फॉर ट्रांसमिशन टू बी। ठीक है, इन द मीन टाइम बी सोल्ड दीज गुड्स टू सी फॉर कंसिडरेशन, और बी यहां पे इंसॉल्वेंट हो गया, अभी भी ये राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज हो सकता है। मीनिंग बहुत सीधा सीधा सा था कि अगर सबसेल भी कर दिया जाए तो भी अगर वो सारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं कि गुड्स ट्रांजिट में है और बायर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया है, तो आप ये राइट को अभी भी यूज कर सकते हो। लेकिन दो कंडीशन में गुड्स ये राइट हाथ से चला जाता है, आप लोग जानते हैं। जब सेलर ने खुद ने एसेंट दे दिया हो, छोटा सा एक एग्जाम्पल है, ये वाला एग्जाम्पल अपने नोट्स में भी है। ए एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल कार्टून्स इन पोजीशन ऑफ वॉरफिंगर, और वो एग्री करता है कि प्राइस आप कब पे करोगे, जैसे जैसे सेल करते जाओ वैसे वैसे पैसे देते जाना। बी ने सोल्ड कर दिए सी को, सी ने बी को पूरा पैसा दे दिया, लेकिन बी ने वो पैसा ए को नहीं दिया। अब अगर ए यहाँ पे कुछ भी राइट ऑफ लियन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट या कुछ भी यूज करना चाहे तो नहीं कर सकता यहाँ पे, क्योंकि उसने खुद ने यहाँ पे कंसेंट दे दिया था कि हाँ भाई गुड्स को सब बायर को बेच देना, कंसेंट दिया था, तो अभी आपका राइट ऑफ लियन यहाँ पे डिफीट हो गया। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था जब डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आपने ट्रांसफर कर दिए हो तो भी राइट हाथ से जाएगा। तो ये हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स थे बच्चे लोगों। फिर आगे इन्होंने बताया राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हमारे पास में दो सेक्शंस यहाँ पे आए। सेक्शन नंबर 55 आप लोग देख रहे हैं, और 55 से रिलेटेड आप लोगों में से कुछ जनों का एक बहुत बढ़िया सा डाउट मेरे पास में था, वेयर अब 55 में बायर के अगेंस्ट आप प्राइस का केस करते हो, तो वेयर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज पास टू द बायर, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है और बायर ने पैसा देने से मना कर दिया है, तो उस केस में बट ऑब्वियस है कि आप प्राइस के लिए केस करोगे ही करोगे। सेकेंड वाला जो पार्ट है इसको लेकर के डाउट आए, वेयर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्राइस इज पेबल ऑन ए सर्टेन डे इररिस्पेक्टिव ऑफ डिलीवरी, और बायर ने रॉन्गफुली नेग्लेक्ट कर दिया या पे करने से मना कर दिया है, तो सेलर में स्यू हिम फॉर द प्राइस, सेलर प्राइस के लिए केस करेगा ऑल्दो द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज नॉट पास्ड। अब यहां एक क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से आया कि सर अगर ओनरशिप का ट्रांसफर बायर को हुआ ही नहीं है तो बायर तो अनपेड सेलर हुआ ही नहीं एक तरह से, क्योंकि वो तो तभी होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हमने स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पे पढ़ा था कि जो भी राइट्स है वो दो तरह से मिल रहे हैं, वेदर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई हो और नहीं हुई हो, और प्राइस के लिए केस करने का जो आपका राइट है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है प्राइस पेबल ऑन ए सर्टेन डे, तो ये एग्रीमेंट टू सेल का पार्ट है ना, और एग्रीमेंट टू सेल जब भी आपका ब्रेक होता है तो वैसे तो आपको डैमेजेस देने का राइट है, लेकिन साथ साथ में अगर पहले से डिसाइडेड था कि सर्टेन डे पे अपने को कोई प्राइस पे करनी है, बराबर, प्राइस अगर सर्टेन डे पे पेबल है तो भले एग्रीमेंट टू सेल है, आपको वहां पे प्राइस डिमांड करने का राइट जो है वो मिलता है। ये बात ध्यान से सुनिएगा, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझसे 55(2) का ये डाउट पूछा था, बराबर। तो जैसे ही वो लोग इस लेक्चर को देखेंगे तो उनको याद आ जाएगा कि हाँ सर हमने आपसे पूछा था यहाँ पे, उसको ध्यान रखिएगा। और इसको मैं आपको बता भी देता हूँ, देखो कहां से बताता हूँ, एक बहुत बढ़िया पॉइंट आपको मैं बताने जा रहा हूँ, समझिएगा, और उसके लिए काम किया जाए। मैं आपको सीधा लिए चलता हूँ, मेरे ख्याल से फर्स्ट चैप्टर जो है स्टडीमेट का, वो हम ICA का साइट से ही एक बार देख लेते हैं तो अपने लिए बहुत इजी हो जाएगा। चलिए ICA का साइट पे चले चलते हैं अपन, और यहां से हम लोग आ गए, ये हमारा बिजनेस लॉ हो गया, ये हमारा स्टडीमेट हो गया, और स्टडीमेट में ये लेटेस्ट वाला भी ले लें तो भी चलेगा क्योंकि एक ही मैटर है अंदर। और यहां से हम सोगा के बच्चे लोगों फर्स्ट चैप्टर में आ गए, देखिएगा, समझना इस पॉइंट का कनेक्शन आपको मैं समझा रहा हूं, बहुत जबरदस्त पॉइंट है। ये देखिएगा, यहाँ पे जब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों तो सेल और एग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंस आएगा, है ना। और इस डिफरेंस में एक पॉइंट अपने को दे रखा है, ये देखो, रेमेडीज फॉर ब्रीच। तो रेमेडीज फॉर ब्रीच में द सेलर कैन स्यू द बायर फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स, ये तो लिखा हुआ है, जबकि एग्रीमेंट टू सेल में एग्री पार्टी कैन स्यू फॉर डैमेजेस ओनली नॉट फॉर द प्राइस। लेकिन आगे क्या लिखा है, अनलेस द प्राइस वॉज पेबल एट ए स्टेटेड डेट, क्लियर बोल दिया। यानी कि वैसे तो आप सिर्फ डैमेजेस के लिए केस कर सकते हो, प्राइस के लिए नहीं, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर डेट पर प्राइस पेबल की बात लिख दी गई है तो आपको प्राइस के लिए भी केस करने का राइट मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं यहां पे इन्होंने क्लियर जो है वो आप लोगों के लिए बोल दिया है, इन लाइंस में आप लोग देख सकते हो क्लियर बोल दिया है।
है ना। तो इस वजह से बच्चे लोगों 55(2) के अंदर हमको एक बड़ा राइट मिल गया, सेक्शन 55 सबसेक्शन 2 में हमको ये राइट मिल गया कि हम यहाँ पे इस केस में भी वेदर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं भी हुआ है अगर बायर को, तो भी यहाँ पे हमको राइट मिलने वाला है कि आप लोग ध्यान रखेंगे, बराबर। तो कुछ सिंपल पॉइंट है, एग्जाम्पल पे अपन लोग बात कर रहे हैं बच्चे लोगों इस वक्त में, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आए हैं बच्चों बायर के राइट अगेंस्ट द सेलर, है ना। तो बायर के भी कई सारे राइट है, उसमें पहला ही आ गया राइट ऑफ नॉन डिलीवरी, डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी। आइए एग्जाम्पल को देखते हैं अपन, बहुत कुछ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरह आपको दिखेगा। अ शू मैन्युफैक्चरर है, एग्री टू सेल करता है, 100 पेयर ऑफ शूज वो देने वाला है 1050 पर पेयर के हिसाब से। ए इस बात को जानता भी है कि बी को ये शूज क्यों चाहिए, क्योंकि वो आगे सी को 1100 पे बेचने वाला है। जो अपन करते थे ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में स्पेशल डैमेजेस, क्योंकि इसको पहले से पता है कि भाई ये 1050 में मुझसे लेकर के आगे 1100 में बेच रहा है और 50 रुपीज का प्रॉफिट कमाएगा। ओके, ड्यू डेट के ऊपर ए ने बी को सप्लाई किया नहीं, इस वजह से बी सी को जो है वो सप्लाई नहीं कर पाया, अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट टूटा। तो बट ऑब्वियस है बी ए पर 50 रुपीज पर पेयर के हिसाब से सूट फाइल कर सकता है। डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड जो भी रीसेल या जिस प्राइस पे करने वाला था, ये 50 रुपए का इसका नुकसान 50 रुपीज का सीधा सीधा रिकवर कर सकता है। ये आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जैसा ही पॉइंट है, कुछ भी नया नहीं है, बराबर। फिर हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 कहता है अच्छा एग्जाम्पल ये हमारे आगे वही राइट्स, बायर के राइट्स है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। ए एग्री टू सेल अ रेयर पेंटिंग, बराबर, ऑफ मुगल पीरियड टू बी। रेयर पेंटिंग्स आप जानते हो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का डिमांड अपन तभी कर सकते हैं। ड्यू डेट के ऊपर ए ने देने से मना कर दिया, बी यहाँ पे केस कर सकता है ये ऑर्डर लाने के लिए कोर्ट से कि ए कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे, यानी कि पेंटिंग डिलीवर करे एग्रीड प्राइस के ऊपर, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी वारंटी वाला पॉइंट कुछ नहीं। एग्जाम्पल 11 क्या कहता है बच्चों लोगों, इन केस ऑफ सेल ऑफ सिगरेट which turn out to be mild and unfit for the consumption। ओके, अपना वो पुराना पॉइंट, सिगरेट तो सेल हुआ लेकिन जैसे सीमेंट वाला था ना, पानी लग गया तो अभी कंजम्पशन के लिए वेस्ट हो गया, सेम यहाँ पे भी हो गया। तो damages were awarded on the basis of difference between the contract price and price release। वही अपना पॉइंट हो गया बच्चे लोगों। ये एग्जाम्पल आपको कहने की कोशिश क्या कर रहा है कि कई बार गुड्स सप्लाई तो हुए, ठीक है, लेकिन उनका कमर्शियल वैल्यू अगर खत्म हो चुका है तो बहुत ऑब्वियस है जितना प्राइस अब अपना मिलेगा और जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस था उसके बीच का डिफरेंस आप रिकवर कर सकते हो। इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ टाइटल और रजिस्ट्रेशन द परचेजर कैन नॉट क्लेम डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशन एंड वारंटी रेटेड टू द सेल। ओके, अगर इन द एब्सेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ टाइटल, वो अपने को पता ही है ना, जब कंडीशन एज टू टाइटल ही ब्रेक हो रही है तो उस केस के अंदर परचेजर जो है, परचेज करने वाला, वो डैमेजेस, देखो इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ टाइटल और रजिस्ट्रेशन द परचेजर कैन नॉट क्लेम डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशन एंड वारंटी रिलेटिंग टू सेल। अब इस एग्जाम्पल का हालांकि कोई खास कनेक्शन इन्होंने नहीं दिया है, ये एग्जाम्पल इन्होंने बना तो इंटरेस्ट के साथ में दिए, लेकिन इंटरेस्ट के साथ इसका कहीं कोई कनेक्शन नहीं है। और इसमें इन्होंने ये राइट दिए हैं बायर के। इस पॉइंट को एक बार देख लेते हैं भाई, इन एग्जाम्पल्स की आई थिंक कोई रिक्वायरमेंट यहाँ है नहीं, इन एग्जाम्पल्स की कोई मुझे खास रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं लगती कि इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ टाइटल और रजिस्ट्रेशन द परचेजर कैन नॉट क्लेम डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशन। भाई अगर आपने गुड्स को बेचा है और बायर के नाम पे अभी गुड्स रजिस्टर्ड ही नहीं हुए हैं तो बट ऑब्वियस है कि उसको डैमेजेस क्लेम कर रहे हैं, कोई राइट ही नहीं है, कोई गुड्स उसके हुए ही नहीं अभी तक, तो यहाँ ऐसा कुछ इसकी खास जरूरत अपने को नहीं थी। ऑक्शन सेल पे आ जाए सेक्शन 64 में, तो एक एग्जाम्पल अपने को देके रखा है। सेम अपने नोट्स का क्वेश्चन है बच्चे लोगों। पी ने कार सेल किया ऑक्शन के अंदर, क्यू ने इट वाज नोट डाउन टू क्यू ने उसको परचेज कर लिया, उसने चेक दे दिया है और कंडीशन ये है, अच्छा, और साइन भी इस बात के लिए हुआ है कि ओनरशिप उस वक्त तक नहीं जाएगी जब तक चेक क्लियर नहीं हो जाए। आप सब जानते हो ऑक्शन सेल में फॉल ऑफ हैमर के साथ ही ओनरशिप का ट्रांसफर हो जाता है, बराबर। इन द मीनवाइल टिल द चेक वाज क्लियर, क्यू ने वो आर को बेच दिया है ना, यानी पी से क्यू के पास गया और क्यू ने आर को बेच भी दिया है। अब होता गया यहाँ पे चेक जो है वो डिसऑनर हो गया। लॉ कहता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पी से क्यू को तो फॉल ऑफ हैमर के साथ ही ओनरशिप चलेगी, पर अब ओनर आगे किसी को ट्रांसफर करे तो उस पर तो आर का राइट रहेगा, आर हैज ए गुड टाइटल, बराबर। सबसेल, सेल और सबसेल वैलिड है। हाँ, अब आर को चूंकि अभी पैसा नहीं मिला, चेक बाउंस हो गया, जो कुछ भी हुआ यहाँ पे, उसके लिए वो उस पर पर्सनली सूट फाइल कर सकता है, लेकिन गुड्स तो आपको अगली पार्टी को देना ही पड़ेगा, कि अपने को ध्यान में रखना था, बराबर से। सिंपल सी बात हो गई।
तो ये हमारे बेस पॉइंट थे बच्चे लोगों जो यहाँ आकर के हो जाएंगे आपके एब्सोल्युटली कंप्लीट। बराबर। फिर इन्होंने कुछ एमसीक्यूज दे रखे हैं, कुछ डिटेल क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं। पहले आइए डिटेल क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस हमारे पास में हैं। फिर देखते हैं एमसीक्यू पे बात करने का अपना रिक्वायरमेंट हुआ तो मैं एमसीक्यू पे भी बात करने वाले हैं। चलिए, तो अब हमारे पास में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस से रिलेटेड आप लोगों ने कुछ बढ़िया से डाउट भी पूछे थे, मैं देख लेता हूँ, मैंने नोटिंग करके रखा था कि ये क्वेश्चंस में आप लोगों ने कुछ डाउट भी मुझसे क्वारी किए थे। चलिए एक बार डिटेल क्वेश्चन तो सारे देख लेते हैं। When can unpaid seller of good exercise his right of lien over the goods under sales of goods act? सिंपल कंडीशन पूछ लिया। मेरे ख्याल से पहला तो थ्योरी है, can he exercise the right of lien even if the property of goods is passed to buyer? Yes. When such a right is terminated, ये भी अपन ने पढ़ा है। Can he exercise right of lien even after obtaining a degree? बिल्कुल, डिग्री लेने के बाद भी अगर पैसा नहीं मिला है तो आप यूज कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है, कोई टेंशन नहीं है। सेकंड देखते हैं, Mr. D sold some goods to E 5 lakh on 15 days credit, okay, और D ने Mr. D deliver the goods भी दे दिए। ड्यू डेट के ऊपर E ने पैसा देने से मना कर दिया, तो आपको बताना है Mr. D के राइट्स क्या होंगे। क्या लगता है बच्चे लोगों, गुड्स के अगेंस्ट तो नहीं होंगे लेकिन बायर के अगेंस्ट हो सकते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर सेकंड चेक करूं, ये देखिए, गुड्स के अगेंस्ट तो नहीं होंगे लेकिन सेक्शन 55 प्राइस के लिए, डैमेजेस के लिए, इंटरेस्ट के लिए, वो जो अपन ने टॉपिक्स पढ़े थे, एक दो और भी थे इसमें, वो आप लगा करके बहुत आराम से इसका आंसर ड्रॉ कर सकते हो। थर्ड नंबर, राम सेल 200 balls of cloth to Shyam and send 100 balls by lorry and 100 balls by railway। 200 सेल किया है, 100 लॉरी से भेजा है, 100 रेलवे से भेजा है। श्याम रिसीव डिलीवरी ऑफ 100 balls सेंड बाय लॉरी, लॉरी वाला 100 मिल गया, लेकिन दूसरा वाला मिलता उससे पहले जो हमारा बायर है वो इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया। क्या बचे हुए पे एक्सरसाइज हो सकता है क्या? ट्रांजिट, स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या कहते हो, पार्टली हो सकता है ना, अगर एक बार डिलीवर कर दिया तो दूसरे में बंद कर सकते हैं। तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट आपको पहले तो पूरा समझा देना है यहां से यहां तक। Applying above provision, Ram being still unpaid, तो 100 बॉल भाई जो बचा है उसको तो रोक लो कम से कम, वो अभी भी ट्रांजिट में है तो उसको रोकने का पूरा राइट रखेगा। बराबर, सीधा सा क्वेश्चन था। फोर्थ नंबर, सूरज सोल्ड हिज कार टू सोहन 75,000। आफ्टर इंस्पेक्शन एंड सेटिस्फेक्शन सोहन ने 25,000 पे कर दिया है और कार का पोजीशन ले लिया एंड प्रॉमिस टू पे द रिमेनिंग अमाउंट विद इन अ मंथ, एक महीने में बाकी का पैसा चुका देगा। ठीक है। Later on, सोहन जो है refuses to give the remaining amount on the ground that car was not in good condition, कि यार कार तो अच्छी थी नहीं। अब आप यहाँ पे सूरज को एडवाइस करिए कि उसके पास में क्या रेमेडी है, बट ऑब्वियस है प्राइस रिकवर करने का रेमेडी है। क्या कहते हैं बच्चे लोगों, बायर ने पैसा देने से मना कर दिया है तो सेलर के पास में क्या राइट है, उसके अगेंस्ट में प्राइस के लिए केस करें। सेक्शन 55 में क्या बोलते हो, चेक करें। एज पर सेक्शन 55 बच्चे लोगों, 55 पूरा इन्होंने समझा दिया, देख सकते हो आप लोग। और दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन द अबव प्रोविजन, सूरज विल सक्सीड अगेंस्ट सोहन फॉर रिकवरी ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट। जो भी अपना प्राइस है भाई, जितना बचा हुआ प्राइस है उतना रिकवर करेंगे। प्रोविजन लिखना 55 वाला सुपर प्राइस, उसके साथ में उस पर इंटरेस्ट। इसमें बहुत चीजें लिखी इन्होंने, देखो उसके अलावा 3 चीजें खास लिखी। रिमेनिंग अमाउंट जो बचा हुआ है वो अब आएगा तो उसके ऊपर इंटरेस्ट रिकवर करेंगे। फिर पेंडेंसी ऑफ सूट का भी, अच्छा इसमें मैं जनरली आपको मैंने बता दिया था ड्यू डेट से पेमेंट डेट, उसमें दोनों आ गए है ना। वो जब तक केस चलेगा उस वक्त तक का भी इंटरेस्ट देंगे, और प्रोसीडिंग्स जो हमारा कोर्ट केस का पैसा वैसा हुआ उसकी रिकवरी का पैसा भी हम सामने वाले से वसूल कर सकते हैं। ये अपने को फोर्थ के आंसर में ध्यान में रखना है। चलिए फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी देख लो। A agree to sell certain goods to be on a certain date on 10 days credit. The period of 10 day expire and goods were still in the possession of A, buyer के पास, सॉरी सेलर के पास ही goods पड़े हुए हैं, बराबर। B has also not paid the price of goods. B has also not paid the price of goods. B ने पैसा नहीं चुकाया है। और आगे लिखा है B become insolvent, buyer insolvent हो गया। A refused to deliver the goods to exercise right of lien the goods. Yes. अब अपन जानते हैं अपना वही वाला झगड़ा कि सेलर कह रहा है भाई मैं गुड्स को रोक के रखूंगा राइट ऑफ लियन, और बायर चूंकि इंसॉल्वेंट हो गया है तो बट ऑब्वियस वो बंदा आएगा बायर का जो ऑफिशियल रिसीवर है कि ये मैं गुड्स लेके जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं।
हम इस पर राइट ऑफ लियन का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सेलर के राइट हमेशा सुप्रीम रहेंगे। देखो अपन यहां से पढ़ते हैं। लियन के बारे में पहले बच्चे लोगों को यहाँ पे पूरा समझा दिया है। गुड्स क्रेडिट पे दियो, क्रेडिट पीरियड एक्सपायर्ड हो गया और बायर इंसॉल्वेंट हो गया हो। इन द गिवन केस पूरा केस में समझा दिया आपको यहाँ पे। That means goods are still physically in the possession of A, the seller. In the meantime, B, the buyer, become insolvent. In this case, A is entitled to exercise the right of lien on the goods because buyer become insolvent. और credit period भी उसका क्या हो चुका है, expire हो चुका है without any payment. तो बिल्कुल इसको right of lien use करने का right रहेगा। ये हम लोग को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। बराबर? हाँ जी, समझ आया। इवन बच्चों अगर इस क्रेडिट पीरियड के अंदर भी अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता तब भी हमको राइट यूज करने का राइट था। वेयर द बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट इवन दो द पीरियड ऑफ क्रेडिट हैड नॉट येट एक्सपायर्ड, तो भी अपने को गुड्स को राइट ऑफ लियन यूज करने का राइट यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। 6 कहता है ए हु इज एन एजेंट ऑफ बायर हैज ऑब्टेन्ड द गुड्स फ्रॉम रेलवे अथॉरिटीज एंड लोडेड द गुड्स ऑन हिज ट्रक। बायर का एजेंट है। मीन टाइम रेलवे अथॉरिटीज को एक नोटिस मिला है सेलर की तरफ से कि गुड्स को स्टॉप करने का, क्योंकि बायर इंसॉल्वेंट हो गया है। अब आप बताओ क्या रेलवे अभी स्टॉप कर सकता है क्या गुड्स को इन ट्रांजिट एज इंस्ट्रक्टेड बाय द सेलर? सवाल ही नहीं, क्योंकि जैसे ही बायर के एजेंट ने गुड्स का डिलीवरी लिया, इट मींस डिलीवरी टू बायर हो गया, ट्रांजिट वहीं पे खत्म हो जाएगा, तो आपका ट्रांजिट में गुड्स को स्टॉप करने का राइट भी खत्म हो जाएगा। देखो ये रहा स्टॉपेज इन ट्रांजिट को बच्चे लोगों को पूरा समझाया है। कब हाथ से चला जाता है वो भी अपने को पता है, जब ट्रांजिट ही खत्म हो जाए। यहाँ क्वेश्चन समझाया। अकॉर्डिंग टू सोगा रेलवे अथॉरिटीज कैन नॉट स्टॉप द गुड्स बिकॉज द गुड्स आर नॉट इन ट्रांजिट, जो मैंने आपको कहा था, है ना। ए हु हैज लोडेड द गुड्स ऑन हिज ट्रक, वो बायर का एजेंट था। इसका मतलब जैसे ही उसके पोजीशन में दिया, मतलब बायर का पोजीशन में आ गया और गुड्स का ट्रांजिट ही खत्म हो गया, तो आपके राइट्स भी खत्म हो जाएंगे। कि अपने को वहां पे ध्यान में रखना चाहिए। चलिए जी, चलो वो आखिरी क्वेश्चन नंबर 7 है। जे सोल्ड अ मशीन टू के गिव अ चेक फॉर पेमेंट। ठीक है भाई, द चेक वाज डिसऑनर। जे ने एक मशीन के को सेल किया, के ने एक चेक दे दिया पेमेंट के लिए, चेक जो है वो डिसऑनर हो गया। बट जे हैंडेड ओवर अ डिलीवरी नोट। क्या बात है, आपने डिलीवरी नोट के को दे दिया बच्चों, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आपने के को दे दिया और के ने उसको आर को दे दिया है, गुड्स आर को। के सोल्ड द गुड्स टू आर, यानी जे से गुड्स गए के पास में और के ने वो जो गुड्स हैं वो आ गया। अच्छा, जे ने के को डिलीवरी ऑर्डर दे दिया, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, जो आगे आर को ट्रांसफर हो गया। आप लोग जानते हो जब डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल चले जाए, आपने बायर के नाम से दे दिया और बायर ने उनको आगे थर्ड पार्टी के नाम से एंडोर्स कर दिया, तो फिर आपके राइट्स यहाँ पे लियन वगैरह खत्म हो जाएंगे। ये अपने को ध्यान में रखना है, अपने प्रोविजन पढ़ा हुआ ये तो बराबर। ये देखिए, हाँ, स्टॉपेज इन ट्रांजिट और लियन 2 केसेस में खत्म हो जाता है आपके हाथ से। वैसे तो आप हर वक्त यूज कर सकते हो, कोई चीज से अफेक्टेड नहीं होता है, कोई सबसेल प्लेज किसी से भी नहीं। लेकिन अगर जो हुआ सेलर की कंसेंट से हुआ, ठीक है, या बायर has made the transaction on the basis of document of title such a bill of lading railway receipt। जो आपको मैंने कहा था कि सेलर ने बायर को डीओटी ट्रांसफर कर दिया और डीओटी आगे ट्रांसफर कर दिया बायर ने किसी और को, तो इनके हाथ से वो राइट चले जाएंगे। तो बट ऑब्वियस है कि आर हु हैज परचेज्ड द मशीन फ्रॉम के कैन डिमांड द डिलीवरी ऑफ द मशीन। राइट ऑफ लियन आपका जो है वो यहाँ पे डिफीट कर जाएगा। ये अपने को आंसर में लिखना चाहिए था, बराबर से। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है इन क्वेश्चंस के अंदर, बहुत इजीली आप लोग कर सकते हैं क्वेश्चंस को। आइए एक बार एमसीक्यू भी चेक कर लेते हैं बच्चे लोगों। 21 एमसीक्यूज आपको दे रखे हैं, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। यही समझ लो, द अनपेड सेलर हैज राइट टू स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट ओनली व्हेन बायर। क्या लगता है बच्चों, इनमें से स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज तभी होता है जब पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, सब जगह ऑल ऑफ दीज हो तो ऑल ऑफ दीज आंसर नहीं होता है। आंसर इज बिकम इंसॉल्वेंट, बराबर। एंड अनपेड सेलर इज हैविंग राइट अगेंस्ट, गुड्स के अगेंस्ट में भी है, बायर के अगेंस्ट ओनली। ना 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 भाई, ओनली वर्ड आ गया है, बोथ गुड्स एंड बायर। सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हमारा चला जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अंडर विच सर्कमस्टांसेस अनपेड सेलर लॉसेस द राइट ऑफ लियन। स्टोबल में जाएगा, सेलर ने खुद ने छोड़ दिया हो, जब बायर या उसके एजेंट ने ले लिया बच्चों, एनी ऑफ द अबव में राइट अपने हाथ से निकल जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। 4th नंबर, when the unpaid seller has parted with the goods to a carrier वाले को दे दिए, and the buyer has become insolvent, तो बट ऑब्वियस है आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट का यूज कर सकते हो भी, है ना।
द एसेंस ऑफ राइट ऑफ लियन इज, राइट ऑफ लियन में डिलीवर द गुड्स है, रिटेन द पोजीशन, बच्चे लोगों हम लोग को अच्छी तरह से पता है रिटेन, और लॉस अगर स्टॉपेज इन ट्रांजिट होता तो वो रीगेन हो जाता। चलिए 6 वाले पे आते हैं फटाफट। कौन सा इसमें से राइट है जो फॉलोइंग राइट कैन बी एक्सरसाइज बाय अनबिड सेलर अगेंस्ट द बायर, जो इंसॉल्वेंट नहीं हुआ और वो राइट आप यूज कर सकते हो राइट ऑफ लियन। सर इसमें भी तो इंसॉल्वेंसी लिखा हुआ है, समझो इसमें राइट ऑफ लियन में इंसॉल्वेंट होना जरूरी नहीं है, बिना इंसॉल्वेंसी के भी अगर पैसा नहीं आ रहा है तो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टॉपेज इन ट्रांजिट तो तभी यूज होता है जब सामने वाला इंसॉल्वेंट हो। तो ये आंसर में यही जाना है, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। 7 वाला, which of the following is the buyer's right against the seller in case of breach of contract, बायर के राइट्स, नॉन डिलीवरी के लिए केस करना, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए वारंटी, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर बच्चों। 7 का डी नंबर आंसर हमारा हो जाएगा करेक्ट। ऑक्शन सेल बट ऑब्वियस फॉल ऑफ हैमर से खत्म होती है, सबको पता है। सेलर हैज राइट टू रीसेल वेयर गुड्स पेरिशेबल हो, सेलर ने राइट रिजर्व करके रखा हो, या सेलर ने इसके लिए नोटिस दे दिया हो, ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर। कैसे भी बेच सकता है किसी हर केस में। The aggrieved party can claim only damages in case of breach of warranty, बच्चे लोगों ट्रू है, आप लोग सब जानते हो। Under which circumstances the right of stoppage in transit can be exercised? Buyer insolvent हो गया हो, गुड्स ट्रांजिट में हो और सेलर अनपेड हो बच्चों, ऑल ऑफ द अबव इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, आपको पता है। Under which circumstances the unpaid seller can exercise right of resale? Resale कब यूज कर सकता है? When the goods are of perishable nature, when he gives notice to the buyer, when he give notice to the buyer of his intention of resale and the buyer doesn't within a reasonable time pay the price, उसने अगर पैसा नहीं चुकाया, या फिर both A and C, क्या कहते हो? देखो B भी वैसे सही है, A तो सही है, ये पेरिशेबल हो तो बेचोगी, सही B भी है, लेकिन B से ज्यादा बेटर C दे दिया, उसी का एक आगे का पार्ट और दे दिया, खाली नोटिस ही नहीं दिया, नोटिस का रिप्लाई भी नहीं आया, और ऑप्शन में ऑल तो है नहीं, तो ए और सी ज्यादा बेटर है इसमें, बी से भी ज्यादा बढ़िया सी दे दिया बच्चे लोगों, इसलिए ए एंड सी इज करेक्ट आंसर। ये हमारा सीधा सीधा सा पोर्शन यहाँ पे हो जाएगा। वेयर द सेलर रॉन्गफुली नेग्लेक्ट टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर, तो क्या कर सकता है? मे सू द सेलर फॉर डैमेजेस, अपन ने पढ़ा है, नॉन डिलीवरी नेग्लिजेंसी अगर दिखाया तो बिल्कुल उसमें डैमेजेस के लिए सूट फाइल हो सकता है, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। 14 नंबर, Where the buyer is deprived the goods by the true owner, जब भी ट्रू ओनर बायर से गुड्स लेके जाएगा तो बायर क्या करेगा? कंडीशन एज टू टाइटल के लिए प्राइस का केस करेगा, क्या कहते हो? कैनॉट रिकवर, प्राइस रिकवर करेगा भाई। 14 का ए तो अपना कंडीशन एंड वारंटीज वाले चैप्टर से निकल कर भी आए, तो वही बहुत इजीली आप लोग इसको लिख सकते हो। 15, Where the buyer wrongfully neglect or refuse to accept and pay the goods, बायर रॉन्गफुली नेग्लेक्ट करता है, रिफ्यूज करता है एक्सेप्ट गुड्स को करने के लिए या पे करने के लिए, तो सेलर क्या करेगा? तो सेलर के पास में क्या क्या राइट्स है भाई? सेलर में स्यू द बायर फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, कैन नॉट स्यू, कैन स्यू बैंकर, बैंकर क्यों उसी पे केस करेगा ना डैमेजेस का भाई, अगर वो लेने से मना कर रहा है गुड्स को। 8 नंबर, ऑक्शन सेल में प्रॉपर्टी शेल बी सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर, क्या कहते हो? 16 का आंसर सबको पता है, हाईएस्ट बिडर, ठीक है, हाईएस्ट बिडर को जाएगा, सबको मेरे ख्याल से पॉइंट बहुत अच्छी तरह से पता है कि यस सर हाईएस्ट बिडर को जाने वाला है। ओके, ऑक्शन सेल में इफ द सेलर मेक्स ऑफ प्रिटेंड बिडिंग टू रेज द प्राइस, अगर प्रिटेंड बिडिंग लगाई जाती है तो उस केस में क्या होगा बच्चे लोगों? वॉइडेबल होता है, क्लियर कट पॉइंट आपको देके रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस अनपेड सेलर के हाथ से राइट ऑफ लियन जाएगा, बायर को डिलीवर कर दिया, क्लियर वाले को दे दिया, प्राइस अपने पास में आ गया, ऑल ऑफ दीज 18 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। A bidder and auction sale can be withdraw, एक्सेप्टेंस से पहले, मतलब फॉल ऑफ हैमर से पहले कभी भी विड्रॉ आप कर सकते हो, किसी तरह का टेंशन नहीं, अपने को ध्यान में रखना है। वेयर ऑक्शन सेल सेलर अपॉइंट मोर देन वन बिडर, आपने एक से ज्यादा बिडर अपॉइंट कर दिया, तो एक से ज्यादा बिडर को अपॉइंट करने का मतलब बच्चे लोगों प्रिटेंड बिडिंग हो गया ना, तभी तो एक से ज्यादा कर रहे हो, एक तक तो अलाउड था आपको, अदरवाइज इट इज अ मैटर ऑफ वॉइडेबल पॉइंट चला जाएगा अपना, अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद वेयर इन ऑक्शन सेल नोटिफाई विद रिजर्व प्राइस द ऑक्शनर मिस्टेकली नॉक्स डाउन फॉर लेस पे अगर बेच दिया है तो भाई ऑक्शन से कोई भी पर्सन बाउंड होने वाला वहां पे नहीं है, अपन ने पहले ही पढ़ चुके हैं बंधु एक क्लास के अंदर, ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है ना। देखो मोर देन वन बिडर का चक्कर ये था अपना, कई लोगों ने कहा सर वो रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकता है ना बच्चे लोगों, समझिएगा
राइट टू बिड मे बी रिजर्व एक्सप्रेसली बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर। ठीक है, क्लियर था। और सेलर और एनी वन पर्सन उसके बिहाफ पे यहाँ पे अपॉइंट हो सकता है, एक ही आदमी हो सकता है। और एक से ज्यादा अगर आप अपॉइंट कर रहे हो तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, प्रिटेंड करवाना चाह रहे हो। एक से ज्यादा बिडर का मतलब बोली को बढ़वाने के लिए प्रिटेंड बिडिंग में चला जाएगा, प्रिटेंडेड बिडिंग। और इसीलिए ये वॉडेबल आंसर अपना चला गया, ये आपको ध्यान रखना था। ठीक है, तो ये सारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस, इस चैप्टर के एग्जांपल सारे के सारे हम लोगों ने यहाँ पर आकर के कर लिए हैं कंप्लीट। तो होप सो कि आपको इस लेक्चर का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन फिर से कह देता हूं तभी मिलेगा जब आप लोगों ने एक बार सेल्स ऑफ गुड्स का चैप्टर पढ़ा हुआ है। क्योंकि ये जो हमारा लेक्चर था ये कोई रिवीजन नहीं था, प्रैक्टिकली जिन लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है उनके साथ में एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन का हमारा एक डिस्कशन था जो यहाँ पर खत्म होगा। ठीक है, इतना आप लोग करें। और अब हम लोग शुरू कर देंगे हमारा पार्टनरशिप एक्ट, उसके जो भी चैप्टर्स स्टडी मेट के उन पर हम लोग अब करने वाले हैं बात। ठीक है, तो पूरा देख के रखिएगा। ओके, बाय, टाटा, टेक केयर। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना इसको भाई, जो लोग इस वक्त फाउंडेशन पढ़ रहे हैं और कहीं पर अगर स्टडी मैट नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनके एग्जाम्पल्स के लिए और क्वेश्चंस के लिए ये लेक्चर जो है वो बहुत यूजफुल हो जाएगा। ओके, बाय, टाटा, टेक केयर, मिलते हैं।